वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीन्स। तो इसमें अगर आप नाम देखोगे चैप्टर का, वो है हाइड्रोलिक मशीन। तो इसमें दो वर्ड हैं, हाइड्रोलिक और मशीन्स। इन दोनों वर्ड से अलग अलग आप वाकिफ होगे हाइड्रोलिक्स का क्या मतलब है और मशीन्स का क्या मतलब है। ठीक है, हाइड्रोलिक डील करती है फ्लूइड से, मेनली लिक्विड, जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें लिक्विड को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, और मशीन्स क्या होती हैं, वो मशीन्स की डेफिनेशन आपको मालूम होगी। मशीन्स का किसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मशीन्स का आप सभी को पता है कि मशीन इज ए डिवाइस और असेंबली ऑफ ए नंबर ऑफ पार्ट्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, और ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। मेनली इसकी जो मशीन का जो डेफिनेशन है यही होती है। ठीक है, और अलग अलग टाइप की मशीन्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से उनका नाम दे देते हैं। मान लो एक मशीन ये है, हमने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की इसमें और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट ली, तो ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। ठीक है ना, इसमें एनर्जी अवेलेबल कौन सी थी मशीन को, इलेक्ट्रिकल, और यूजफुल वर्क किया मैकेनिकल का। तो वो मैकेनिकल वर्क कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। अगर ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये शाफ्ट को रोटेट करेगा। ठीक है, और ये पंखे की मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो उसको रोटेट करेगा, हमें जो है हाई स्पीड पे एयर मिल जाती है, एयर की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप घर में भी देखोगे, वो इलेक्ट्रिक मशीन्स बहुत ज़्यादा हैं। वॉशिंग मशीन है, वो इलेक्ट्रिक मशीन है, वो भी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करिए। ठीक है, एक मशीन होती है जिसमें हमने केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की है और मैकेनिकल एनर्जी मिली है। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी मान लो बाइक है या कार है, उसमें हम पेट्रोल या डीजल फ्यूल के तौर पे उसमें डाल रहे, वो केमिकल ही है एक तरह से। अब वो अंदर जो उसके इंजन है उसके अंदर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक और मशीन हो गई। तो इसी तरह से विंड एनर्जी भी यूज होते हैं, विंड मशीन जैसे होती है। विंड मशीन क्या होती है, जैसे जहां पर खुले एरिया, जहां पर एयर बहुत ज्यादा फ्लो करते हैं, तो वहां पर विंड मिल्स लगी होती हैं। तो हवा जब चलती है तेज, तो वो विंड मिल्स जो है वो रोटेट कर, तो एयर विंड एनर्जी को, इसकी रोटेशन को फिर नीचे किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे पानी को सप्लाई करने के लिए या ज्यादा अगर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी। ठीक है, इसी तरह से एक मशीन हो सकती है कि सोलर, यानी सूरज की रोशनी पड़ रही है और उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सोलर कुकर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की मशीन है जिनमें हम एक फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं और एक फॉर्म में हम उसकी आउटपुट ले रहे हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या होगी, हाइड्रोलिक मशीन वो होती हैं जिनमें हम लिक्विड को एज ए मीडियम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द एनर्जी और पावर और फोर्स। इनमें क्या था, इनमें जो मीडियम था इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करने का, इसके अंदर का जो सिस्टम है उसमें मैग्नेटिज्म है। ठीक है, फिर वो मैकेनिकल है, शाफ्ट है, तो ये चीजें हैं बीच में जो फोर्स को ट्रांसमिट कर रही हैं। इसके अंदर भी इंजन की पिस्टन है, पिस्टन रोड है, कनेक्टिंग रोड है। तो इनमें क्या, सारा का सारा इनमें मैकेनिकल लिंकेजेस हैं फोर्स और एनर्जी को या पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हाइड्रोलिक मशीन वो होगी जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक एनर्जी यूज करेंगे या लिक्विड को एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग फोर्स या एनर्जी या पावर यूज करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम हाइड्रोलिक मशीन को, ये डेफिनेशन अच्छे से आप लिख लेना। इट इज ए मशीन in which liquid is used
for transmitting the energy, power or force. ठीक, इट इज ए मशीन इन विच लिक्विड इज यूज्ड. ठीक है, लिक्विड एक मीडियम है जिसको हम यूज करते हैं. ठीक है, तो इट इज ए मशीन इन विच लिक्विड इज यूज्ड एज ए मीडियम. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द एनर्जी, पावर और फोर्स. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रोलिक एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल होती है. ठीक है, तो मान लो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी उसको सप्लाई की हाइड्रोलिक मशीन को, तो वो उसके अंदर जो लिक्विड है उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी को वो इंपार्ट करेगा. उस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैं किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं. यानी कि मेरे पास एक हाइड्रोलिक मशीन है, तो इसके अंदर जो मीडियम है वो लिक्विड है. इसको मैं कोई भी एनर्जी सप्लाई करूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने सप्लाई की, तो वो लिक्विड में हाइड्रोलिक एनर्जी क्रिएट करेगा पहले वो. फिर उस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैं मैकेनिकल या किसी और वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं. ठीक है, तो लिक्विड इसमें लिक्विड मीडियम है. ये जो मशीन्स बताई थी उनमें मैकेनिकल लिंकेजेस थे ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है, तो मैकेनिकल अप्लाई करूंगा मैं, तो वो भी लिक्विड की हाइड्रोलिक एनर्जी, या चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की, या प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसको उसमें कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी. उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर मैं आगे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं. ठीक है, तो मेनली इसमें ये रहता है. तो डेफिनेशन इसकी ये है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बताना चाहें तो बहुत सारे आपको अपने आसपास नजर आएंगे अगर आप ध्यान से दें. आजकल अर्थ मूविंग मशीन्स हैं, आप देखोगे जो सड़कों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन वर्क है या सड़कों जो खुदाई का काम होता है, तो अर्थ मूविंग मशीन्स हैं वो, उनमें जितना भी कंट्रोल है वो सारा हाइड्रोलिक है. ठीक है, इसी तरह डंपर्स होते हैं, ट्रक देखे होंगे आपने, उनका जो डंपर है, ठीक है, पीछे जो मिट्टी डाल के लाते हैं, वो भी हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है. इवन ट्रैक्टर्स भी आजकल ट्रॉलीज होती है हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, कि उसमें वो टिल्ट हो जाती है हाइड्रोलिक प्रेशर से. ठीक है, तो ये सारी मशीनें. पंप है, ये भी हाइड्रोलिक मशीन में आ जाता है. ठीक है, वाटर पंप. टर्बाइंस हैं. ठीक है, ये सारे के सारे लिक्विड से रिलेटेड हैं. ठीक है, लेकिन जो मेनली जो असली जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो क्या करती हैं, अवेलेबल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. हाइड्रोलिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं अपने यूजफुल वर्क के लिए. तो वो वाले जो एग्जांपल हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस जो इंडस्ट्री में हमारे यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक. तो इस टाइप की जो है मशीन्स, ये सारे सारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है या हाइड्रोलिक मशीन्स है. और इसमें क्या बताना आपको डेफिनेशन के अलावा, एक तो डेफिनेशन होगी हाइड्रोलिक मशीन की, एक तो आपको ये याद रखनी है, फिर उसके एग्जाम्पल. ठीक है, फिर अगली जो बात बतानी है वो क्या बताना है कि हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स. फॉर एग्जाम्पल पास्कल्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है हाइड्रोलिक मशीन में. पास्कल्स लॉ जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूं. ठीक है, पास्कल्स लॉ क्या कहता है, आपको मालूम होगा कि अगर कोई लिक्विड रेस्ट पर है किसी कन्फाइंड स्पेस में या कंटेनर में, अगर उसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगाता हूं किसी पिस्टन से या किसी भी तरीके से, तो उसकी वजह से जो इंक्रीज होगा प्रेशर इंटेंसिटी में, वो सभी डायरेक्शन में सेम इंक्रीज होगा. समझ रहे हो, तो ये पास्कल्स लॉ, तो उसको हम यूज करके कई तरह की मशीनें यूज करते हैं. ठीक है, तो हम कौन कौन सी मशीनें डिस्कस करते हैं.
कौन कौन सी मशीन जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो है हाइड्रोलिक प्रेस, और दूसरा हाइड्रोलिक जैक, तीसरा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक रैम और हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। एक ये भी एक आपके आसपास का एग्जांपल है, डोर क्लोजर जो यूज करते हैं ऑफिस वगैरह में, इवन घरों में भी यूज करते हैं, वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, ठीक है। और जो ब्रेक्स हैं कारों में, खासतौर पे कुछ बाइक्स में भी यूज होती हैं। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब हाइड्रोलिक मशीन्स। तो बच्चों सबसे पहली जो मशीन है जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो है हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस क्या है, इसका अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके बारे में आपने बताना है। सबसे पहले तो उसकी इंट्रोडक्शन मशीन के बारे में, वो क्या होगी, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मा प्रेस, इसको ब्रह्मा प्रेस भी बोलते हैं। फिर बताना कि ये है क्या। ए हाइड्रोलिक प्रेस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स। एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है, ना केवल लिफ्टिंग, अप्लाइंग भी लिख सकते, लिफ्टिंग और अप्लाइंग हैवी लोड और फोर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स। कहने का मतलब है कि छोटा सा हम अगर फोर्स लगा के आउटपुट में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाने को मिल जाए, ठीक है, और वो लिक्विड के थ्रू अगर हम कर सकें, तो वो जो है मशीन कहलाएगी हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। फिर पास्कल्स लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ विच स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू ए मास ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। तो ये तो इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाना आपने, उसमें दो सिलेंडर दिखाने हैं आपने, एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर, ठीक है। तो इसको लिख लेना आप भी डायग्राम में, लार्ज सिलेंडर और ये स्मॉल सिलेंडर। और दोनों सिलेंडर जो आपस में जुड़े हुए, एक पाइप के थ्रू जुड़े हुए हैं, और उस पाइप के अंदर फ्लूइड है और सिलेंडर्स में भी वो फ्लूइड गया हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में दो सिलेंडर बना दिए, पाइप से जोड़ दिया। उसके अलावा इसके अंदर आपको और क्या नजर आ रहा है, एक प्लंजर और एक रैम। अब जो स्मॉल सिलेंडर है, लार्ज सिलेंडर और स्मॉल सिलेंडर का मतलब यह है कि लार्ज सिलेंडर का एरिया अगर कैपिटल ए है और स्मॉल सिलेंडर का एरिया स्मॉल ए है, क्रॉस सेक्शन, तो ए इज मच ग्रेटर देन ए, यानी कि एरिया जो लार्ज सिलेंडर का वो ए से बहुत बड़ा है। लार्ज का मतलब ये है, इसका क्रॉस सेक्शन इससे ज्यादा है। अब छोटे वाले सिलेंडर में एक प्लंजर है, ठीक है। प्लंजर होता है स्मॉल डायमीटर का एक लॉन्ग पिस्टन, ठीक है। तो स्मॉल सिलेंडर में प्लंजर है और इसके अंदर रैम है। ये भी एक पिस्टन की तरह होती है, लेकिन ये लार्ज साइज का, ठीक है, स्मॉल लेंथ का पिस्टन है एक तरह से, ये समझ लो। तो रैम मोस्टली जो है लोड के लिए यूज करते हैं, लोड उठाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक ये प्लंजर हो गया और ये रैम हो गई बड़े में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस प्लंजर पे एक थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और बड़ा हैवी लोड इससे उठा लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर ऑफ डिफरेंट डायमीटर, वन ऑफ द सिलेंडर इज लार्ज डायमीटर एंड कंटेन्स रैम, while the other cylinder is of small diameter and contains a plunger, ठीक है। The two cylinders are connected by a pipe. The cylinders in pipe contain a liquid through which pressure is transmitted. अब ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, जो इधर से प्रेशर उधर ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब क्या वर्किंग कैसे होगी, अब when a small force F is applied to the plunger, ठीक है, in the downward direction, a pressure is produced on the liquid in contact with the plunger. अब इस पे फोर्स लगाया, प्लंजर ने जो लिक्विड था इसके अंदर उसको दबाने की कोशिश की, ये फोर्स लिक्विड पे लगा, ठीक है। तो लिक्विड पे जब फोर्स लगेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा लिक्विड में, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंटेंसिटी भी
इंक्रीज हुई, ठीक है, टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई। समझ लो वो P है तो वो इसके जो प्लंजर पे भी एक्ट करेगी वो प्रेशर इंटेंसिटी, और जो वॉल्स हैं पाइप की उन पे भी एक्ट करेगी, और जो रैम है क्योंकि अब ये लिक्विड यहां तक गया हुआ ना तो यहां पर भी एक्ट करेगी सेम प्रेशर इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, क्योंकि पास्कल्स लॉ ने प्रूव करके दिखाया था कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल इंक्रीज होगी। तो जितने इंक्रीज यहां हो उतना ही यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इस प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज होने से ये रैम थोड़ा सा ऊपर उठती है, ठीक है ना। प्लंजर को हमने नीचे किया उसकी एवज में थोड़ा सा ही रैम ऊपर उठेगी, ठीक है। और ऊपर उठने के लिए उसको इतना फोर्स लगाना पड़ा कि इसके ऊपर जो लोड रखा हुआ है वो भी उठ जाए। W इज ऑल्सो मच मच ग्रेटर देन F। तो इतना फोर्स इस पे लगा के इसने लोड को उठा दिया, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अब ये उठा कैसे, अब इसकी जो पीछे की साइंस है वो समझ लेते हैं। W मान लो वेट है जो कि लिफ्ट किया है, फोर्स अप्लाई किया प्लंजर पे ये F, A एरिया ऑफ रैम, स्मॉल a एरिया ऑफ प्लंजर। अब जब फोर्स जब लगा है यहां पर प्लंजर पे तो उसको मैं अगर इसके एरिया से डिवाइड कर दूं प्लंजर के एरिया से तो वो फोर्स अपॉन एरिया हो गया। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या, प्रेशर इंटेंसिटी, यानी कि जो प्रेशर इंटेंसिटी एक्ट कर रही है वो F अपॉन A के बराबर, ठीक है ना। अब पास्कल्स लॉ, अब ये प्रेशर इंटेंसिटी किसके बराबर है, F अपॉन A। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम प्रेशर इंटेंसिटी विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो ये वाली प्रेशर इंटेंसिटी जो है वो यहां भी है, ठीक है, यहां भी है। तो यहां पर लोड उठाया उसने W, तो ये भी फोर्स है, इसका एरिया है कैपिटल A। तो इस प्रेशर इंटेंसिटी ये किसके बराबर होगी, यहां पर किसके बराबर है, W अपॉन A के बराबर। यहां पर तो प्रेशर इंटेंसिटी F अपॉन A के बराबर थी और यहां पर है वो W अपॉन कैपिटल A के बराबर, लेकिन प्रेशर इंटेंसिटी तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि F अपॉन A इज इक्वल टू W अपॉन A, ठीक है। तो जब इनको इक्वेट किया तो W कितना हुआ, वेट कितना उठा पाए हम, वो डिपेंड करता है A अपॉन A इंटू F, ठीक है ना। इसके बराबर, तो समझ गए। तो हमने लोड कितना उठाया, मान लो हमने फोर्स लगाया था 10, फॉर एग्जांपल हमने 10 kg फोर्स लगाया था और एरिया का रेशो भी मान लो 10 है, यानी कि कैपिटल A जो है वो मान लो 100 है और स्मॉल a 10 है। तो W कितना उठा पाएंगे हम, 100 kg। अगर 10 kg फोर्स लगाया तो इतना मैग्नीफाई हो गया हमारा फोर्स। किसकी वजह से हुआ, वो इस लिक्विड की वजह से, ठीक है ना। तो ये फोर्स जो है वो प्लंजर पे जो लगाया उसके हिसाब से, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज इस प्रेस की कितनी हुई, जितना हमने लोड उठाया और जितना हमने फोर्स लगाया उनका रेशो, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ प्रेस। अब ये तो प्लंजर पे फोर्स लगा, तो प्लंजर पे फोर्स किसने लगाया, वो किसी इंसान ने लगाया होगा, किसके थ्रू, लीवर के थ्रू। तो ये इसको, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं और यहां पर हमने इसको लीवर के साथ दिखाया, एक्चुअल में कितना एफर्ट कितना लगाया, ठीक है। ये तो फोर्स प्लंजर ने लगाया, तो प्लंजर पे फोर्स कहां से आया, वो किसी इंसान ने लगाया होगा, वो लीवर के थ्रू लगाया होगा। तो मान लो ये लीवर इस तरह से लगा हुआ है और यहां पर एफर्ट लगा रहा है, ह्यूमन एफर्ट लग रहा है यहां पे, ठीक है। और ये लीवर है और इसके अबाउट ये लीवर जो है टर्न कर सकता है। जो एफर्ट लगाया इसकी डिस्टेंस इससे ओ से, इस पॉइंट से, जिसके पॉइंट के अबाउट ये टर्न करेगा, ठीक है, इसके अबाउट ये टर्न करेगा, तो उससे डिस्टेंस L है। और ये जो F है यहाँ पर, जो प्लंजर का जो पॉइंट दिया हुआ है, जोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो फोर्स इसका यहाँ से डिस्टेंस स्मॉल l है। तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है और जो एफर्ट लगा उनका रेशो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इनकी लेंथ की रेशो पे। तो मोमेंट अगर O के अबाउट ले तो P इंटू एल इजिकल टू F इंटू एल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रिएक्शन है ना यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो इससे हमारे पास आता है F इजिकल टू P इंटू एल अपॉन एल।
यानी कि जितना एफर्ट लगाया और जो लेंथ की रेशो उसके टाइम्स उतना फोर्स मिलेगा। मान लो एफर्ट मैंने 5 लगाया और लेंथ की रेशो जो है वो 10 है, यानी कि ये एल 10 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, छोटा एल, तो कितना एफ कितना लग गया 50, ठीक है, समझ रहे हो। ये ले लेते रेशो और कम ले लेते हैं हम, इसको हमने ले लिया स्मॉल एल इज, ये 5 लिया हमने, स्मॉल एल 5 ले लिया और बड़ा एल 10 ले लिया, हाफ फर्क है, तो यहां पर 10 एफ कितना लगा हमारा 10 kg, ठीक है ना। तो कुल मिला के एफ किसके बराबर है, पी इंटू एल अपॉन एल, मैंने यहां पे रख दिया। अब पी कितना है 5, ठीक है, और लीवरेज हमारी 10 थी और लीवरेज हमारी 2 थी और एरिया का रेशो हमने मान लो 10 ले लिया, ठीक है, तो मैं कितना लोड उठा पा रहा हूं 100 kg, यानी कि मैं एक इंसान 5 kg फोर्स लगा के 100 kg लोड उठा सकता है। तो इस छोटे से एग्जांपल से बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी एग्जांपल के साथ। तो मोटी मोटी बात क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन, इस मशीन का नाम क्या है, किस काम आती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, फिर कंस्ट्रक्शन में इसका डायग्राम, ठीक है, फिर उसकी वर्किंग थ्योरेटिकली बता दो और उसको प्रूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिक प्रेस। और ये हाइड्रोलिक प्रेस कई तरीके से यूज होती है, लोड को लिफ्ट करने के लिए भी और प्रेस करने के लिए भी, नाम इसका प्रेस है वैसे। तो हाइड्रोलिक प्रेसेस यूज होती है इंडस्ट्री में, ठीक है, डाई वगैरह लगती हैं उनमें, और जो जंक यार्ड होते हैं कार वगैरह जहां पे क्रशिंग होती है वहां पर भी ये यूज होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लोड उठाने के लिए यूज किया है, इसको हम प्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम इस तरह से यूज कर लें इस प्रेस को, तो अगर प्लंजर यहां से हम यूज करें तो ये चीज इसको प्रेस करेगी, मान लो यहाँ पे कोई चीज है उसको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो मशीन है हाइड्रोलिक मशीन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिक जैक। अभी जो हमने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ कुछ इसमें भी वैसा ही प्रिंसिपल है, लेकिन उसमें क्या था कि हम एक तरफ एफर्ट लगाते हैं एक बार और उस एक ही स्ट्रोक में जो है लोड या फोर्स उतना लग जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक में क्या है कि रिपीटेटिव प्लंजर के एक्शन से हम लोड को, हैवी लोड को ऊपर उठा सकते हैं डिजायर्ड हाइट तक, ठीक है। तो ये भी हैवी लोड के लिए है, खासतौर पे ऑटोमोबाइल में यूज होता है ये, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जैक का इंट्रोडक्शन अगर आप दें उसमें क्या बताएंगे, हाइड्रोलिक जैक इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स बाय द ऑपरेशन ऑफ द रैम, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, दैट इज पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ पे ही ये आधारित है, ठीक है। अब इसकी बात करते कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो इसका डायग्राम जो है आप 2-3 बार बना के देखना, तो इसमें कुछ नहीं है। एक तो ये क्रॉस सेक्शन दिखा रखा, तो ये है मेन बॉडी, पहले तो ये मेन बॉडी इस तरह से बन जाएगी और बीच में एक सिलेंडर दिखाना है, और सिलेंडर के दोनों तरफ, असल में चारों तरफ होता है अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो ये 2D डाया है, तो एक जैकेट होती है, मतलब होलो है, सिलेंडर के चारों तरफ एक होलो स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वॉयर, ठीक है। और ये सिलेंडर है, उसके अंदर एक रैम होती है, ठीक है। और अब ये रैम और जो रिजर्वॉयर है, अब ये दोनों कनेक्टेड हैं एक पंप के साथ, ठीक है ना। ये जो है ये एक पंप है और इसके अंदर ये प्लंजर है, ठीक है। इस प्लंजर को इस पंप में इस हैंडल से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो एक पाइप जो है रिजर्वॉयर से गई है पंप के पाइप में, और एक सिलेंडर की पाइप गई है पंप के साथ जो पाइप अटैच, और वहां पर चेक वाल्व भी लगे, A, B, C 3 चेक वाल्व लगे हुए हैं। चेक वाल्व का मतलब है कि उसकी एक ही तरफ लिक्विड जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो मान लो A में अगर
लेफ्ट से राइट गया है लिक्विड तो वापस राइट नहीं जाएगा। इसी तरह से बी में अगर राइट से लेफ्ट गया है तो वापस लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा, लिक्विड एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से सी में भी एक ही डायरेक्शन में वो लिक्विड जा सकता है। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी वर्किंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलीज वाल्व और ये दोनों चेक वाल्व हैं। सी रिलीज वाल्व का मतलब क्या है कि जब हमारा काम हो गया तो जो प्रेशराइज फ्लूइड है उसको रिलीज कर देना। अब इसकी देखते हैं वर्किंग। कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, केसिंग हो गई मेन, ठीक है, लार्ज सिलेंडर कंटेनिंग रैम विच रेजेस द कार और अदर लोड, ए स्मॉल सिलेंडर कंटेनिंग प्लंजर ऑफ पंप पिस्टन, दो चेक वाल्व हो गए ए बी और रिलीज वाल्व सी, ठीक है, एंड ए रिजर्वॉयर। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आते हैं वर्किंग। अब इसमें वर्किंग में क्या होगा, व्हेन द एंड हैंडल इज रेज्ड इट ड्रॉज द प्लंजर टू द टॉप ऑफ द स्मॉल सिलेंडर permitting oil from the reservoir to flow into small cylinder through check valve. The plunger is then pushed down, thereby pushing the oil through check valve B into the bottom of the large cylinder. The two check valves A and B allows the flow of oil in one direction only. जो मैंने अभी बताया आपको। Each stroke of pump therefore adds oil and builds up pressure in the large cylinder and raises the ram and whatever load may be on it. The release valve allows the oil to flow back to the large cylinder to the reservoir. तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है। क्या बता रहा है ये कि जब हम प्लंजर को ऊपर खींचेंगे हैंडल से, उस समय क्या होगा कि इसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ है, रिजर्वायर के वर्क स्टोर करके रखता है जो काफी मात्रा में किसी चीज को, रिजर्वायर बोलते हैं लिक्विड को। अब यहां से जब प्लंजर ऊपर गया तो पिस्टन में इस सिलेंडर में वैक्यूम हुआ तो ये लिक्विड जो है यहां से इसके अंदर आ जाएगा, चेक वाल्व ए के थ्रू इधर आ जाएगा। फिर प्लंजर को फिर नीचे की तरफ करेंगे, पुश करेंगे, उसके अंदर भर गया ऑयल, पुश करेंगे तो वो ऑयल अब इसमें तो वापस जा नहीं सकता ए में, ठीक है, अब वो जाएगा बी की तरफ। अब बी की तरफ क्या कि वो राइट से लेफ्ट जा सकता है, तो वो प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा वो सेट होता है भी कितने प्रेशर पे वो ओपन होगा। तो जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो बी से के थ्रू किस में जाएगा, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में रैम है, उसके नीचे प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ा देगा वो। फिर प्लंजर को ऊपर किया, अब ये बंद हो जाएगा, भी ए खुल जाएगा और लिक्विड ए से सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। फिर प्लंजर नीचे करेंगे, ए बंद हो जाएगा और जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो बी के थ्रू फिर सिलेंडर के अंदर आएगा और रैम के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंटेंसिटी रैम के अंदर इंक्रीज होती रहेगी इस है प्लंजर के एक्शन से, बार बार ऊपर नीचे जब हम कर रहे हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी और इतनी इंक्रीज हो जाएगी वो रैम को ऊपर उठाना शुरू कर देगा और रैम के ऊपर लोड जो रखा हुआ है वो लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। हमें कितनी हाइट तक उठाना वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने बार उसको हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं, कितने हम प्लंजर को स्ट्रोक दे रहे हैं, ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो एक बार ऊपर नीचे करने में कुछ थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर जितनी बार करते हैं वो ऊपर उठता चला जाएगा और डिजायर्ड हाइट तक हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। जब ऊपर हो गया, काम हो गया, कार को हमने चेक कर लिया, मान लो उसको नीचे करना या लोड को नीचे उतारना है, तो अब क्या करें, अब ये जो ऑयल सिलेंडर के अंदर है वो इसके अंदर से निकलना चाहिए। तो वो उसको निकालने का तरीका क्या है कि यहां पर रिलीफ वाल्व है तो सी को हम खोल देंगे, तो ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है बी से वापस जा नहीं सकता, ठीक है, और ये फ्लूइड जो है इसके अंदर रिजर्वोयर के अंदर आ जाएगा। तो ए को भी बंद कर रखा है, ठीक है, तो सारा फ्लूइड जो रिजर्वोयर के अंदर आ जाएगा। तो फिर ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया, फिर करना है, फिर इसको दोबारा वही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग है। तो इसको अच्छे से आप अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करके और अच्छे से बता सकते हो। बच्चों, जो नेक्स्ट हाइड्रोलिक मशीन है वो है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है कि ये क्या करेगी। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना है, स्टोर करना, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, ये फंक्शन नहीं बताते, सीधा इंट्रोडक्शन है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज ए डिवाइस और हाइड्रोलिक मशीन विच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी of liquid in the form of pressure energy and make this energy readily available as a quick secondary source of power to hydraulic machines
सच एज प्रेसेस, लिफ्ट्स एंड क्रेन्स। अब ये क्या कह रहा है कि वो हाइड्रोलिक मशीन जिसमें लिक्विड की प्रेशर एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी को हम अवेलेबल करा देते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, किन के लिए, हाइड्रोलिक मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, जैसे लिफ्ट हैं, प्रेस हैं, क्रेन्स हैं। तो उनको जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एक्यूमुलेटर से हमें उस टाइम पे मिल जाती है, क्योंकि उसमें स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझो, इसकी वर्किंग कैसे है, ये हमारी जैसे स्टोरेज बैटरी होती है ना, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज बैटरी, उसकी तरह समझ लो। हम बैटरी का क्या काम है, जैसे हम हर घर में अब तो इन्वर्टर भी हैं, तो बैटरी का क्या काम है, बैटरी का काम है कि जब सप्लाई, मेन सप्लाई आ रही है, उस टाइम पे उस सप्लाई को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है वो बैटरी, ठीक है, और पूरी तरह चार्ज हो जाती है फिर वो, और चार्ज रहती है। फिर बाई चांस अगर लाइट चली जाए या इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो गई है, तो हमारा काम चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बैटरी से मिल जाती है, क्योंकि उसने स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी स्टोरेज मशीन है, ठीक है। जैसे एक मशीन और है, फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील भी एनर्जी स्टोर करता है, वो अभी आपको नेक्स्ट एक सब्जेक्ट आएगा आपका थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें बताएंगे। तो ये भी एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब कैसे काम करता है ये, जैसे हाइड्रोलिक क्रेन होती है या लिफ्ट है, अब उसमें क्या हो रहा है कि जब ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट या क्रेन, ऊपर की तरफ चीजें उठा रही हैं, ठीक है, अब उसमें लिफ्ट करते हुए तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। द लिक्विड अंडर प्रेशर नीड्स टू बी सप्लाइड ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब चीज को ऊपर उठा रहे हैं तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, उस टाइम तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी हमारे को जो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई है उससे पूर्ति नहीं होती, तो वो कुछ एनर्जी एक्यूमुलेटर से मिल जाएगी, ठीक है ना। दिस एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है या क्रेन नीचे की तरफ आ रही है, तो उस टाइम पे तो एनर्जी की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, वो तो ग्रेविटी से भी नीचे आएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उसको एनर्जी मेन सोर्स से मिल रही थी, वो वाली एनर्जी एक्सेस बची, वो हमने एक्यूमुलेटर में भेज दी, तो वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर आपको समझना है इस चीज को, तो जैसे आपको एक घर के एग्जांपल से बताते हैं। घरों में क्या होता है कि पानी की सप्लाई आती है, मेन सप्लाई है पानी की, ठीक है, और ये मान लो घर है, तो मेन सप्लाई पानी की आ रही है। अब क्या है कि जब मेन सप्लाई आ रही है तो कोशिश लोग वह करते हैं कि सारा काम ताजे पानी से ही हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी काम हो सकता है वो कर रहे हैं, वो मेन सप्लाई थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है, 1 घंटा मान लो सप्लाई आ रही, तो उस 1 घंटे में कोशिश करते हैं सारे काम हो जाए। या किसी के पास उस वक्त फ्री टाइम नहीं है, तो वो सोचा भाई आने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो कुछ तो यूज हो गया मेन सप्लाई का, लेकिन कुछ पानी हम स्टोर भी कर लेते हैं ओवरहेड टैंक में, ठीक है ना। हम सारा ना यूज नहीं हो रहा उस टाइम पे, तो जो बच रहा है पानी वो हम टैंक में स्टोर कर लेते हैं। और पानी की सप्लाई जब बंद हो गई, अब दिन में भी हमें जरूरत है, वो मान लो सुबह आया था, अब दिन में जरूरत है, तो हमें पानी चाहिए, तो किससे आएगा, स्टोरेज टैंक से। यहाँ पे हमने एक्यूमुलेट किया है। तो पानी को अगर हम एनर्जी मान ले, एनर्जी हमारे को मेन सप्लाई सोर्स ये है, वाटर वर्क्स है, तो पानी को हम एनर्जी मान ले। जब हमारे पास वो आ रही थी एनर्जी, हमारे को उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी यूज करके बाकी हमने स्टोर कर दी। और बीच में जब भी जरूरत पड़ी, जब मेन सोर्स से हमें नहीं मिल रही है, तब हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर भी क्या करता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को जब एक्सेस में अवेलेबल है, तो उसको प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी।
और जब मेन सोर्स से इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो वो एक्यूमुलेटर उस टाइम पे वो वापिस कर देगा। तो इसकी सिंपली सी आपने जो एक्सप्लेनेशन देनी है, पहले तो ये बता देना, ठीक है, स्टोर करता है ये एनर्जी, ठीक है, और प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में, और कहाँ यूज होता है वो बता दिया। 2 चीज हो गई। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। सिंपल हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। इसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। एक सिलेंडर बनाना है आपने, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सिलेंडर, और इसके अंदर है ये रैम, जो कि सिलेंडर के अंदर स्लाइड कर सकती है, और रैम के ऊपर एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के ऊपर हम रखते हैं लोड। वो लोड की साइज क्या, वो लोड कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी एनर्जी स्टोर उसके अंदर करनी है, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर कैसे होगी, अब ये देखो, अब इस सिलेंडर के अंदर एक इनलेट है और एक आउटलेट है, ठीक है। अब इनलेट फ्रॉम पंप और आउटलेट टू मशीन। अब ये क्या है कि जब हमें हाइड्रोलिक मशीन चलानी है, जब हमें हाइड्रोलिक मशीन चलानी है तो हम कैसे चलाएंगे उसको। देखो, हाइड्रोलिक मशीन जब हमें चलानी है तो ये है हाइड्रोलिक मशीन हमारी, ठीक है। इसको हमने चलाना है, तो इसको चलाने के लिए हमें प्रेशराइज या लिक्विड अंडर विद हाइड्रोलिक एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सप्लाई करेगा, एक पंप, पंप के थ्रू ही, ठीक है ना। पंप ही जो है अवेलेबल लिक्विड को एनर्जी इंपार्ट करेगा, तो पंप के थ्रू हम इसको भेज रहे हैं, ठीक है। अब मशीन जो जैसे मैंने बताया क्रेन है या लिफ्ट है या प्रेस है, अब उसको हर टाइम इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी पंप सप्लाई कर रहा है। उसको कभी कम चाहिए, कभी ज्यादा चाहिए, लेकिन पंप तो एक ही लेवल की एनर्जी भेजेगा ना। पंप की जो कैपेसिटी है, जो उसकी रेटिंग है, उसके हिसाब से उतनी एनर्जी वो लिक्विड में करता रहेगा। और हम ये भी नहीं कर सकते कि बार बार जो है पंप को बंद करें ताकि मशीन में नहीं है, क्योंकि बार बार पंप को ऑन ऑफ करना भी एक अच्छी चीज नहीं है, उससे भी हमारा लॉस ही होता है, ठीक है। या इस पंप से और भी मशीनें जुड़ी हो सकती हैं, तो अगर हम पंप बंद कर देंगे एक मशीन के चक्कर बाद दूसरी बंद हो जाएगी। अब क्या करेंगे, पंप से लिक्विड जा रहा है मशीन में, तो हम क्या करेंगे कि बीच में एक एक्यूमुलेटर लगा देंगे। ये एक्यूमुलेटर हमने इसमें लगा दिया। अब जितना मशीन को चाहिए तो उतनी एनर्जी उसने ले ली, बाकी एनर्जी जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर बस छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जितनी देर तक उसको एनर्जी कम चाहिए उतनी देर तक इसके अंदर जो पंप से ने मान लो 100 यूनिट एनर्जी भेजी है, मशीन को चाहिए 80, तो 20 जो बची इसको दे दी, ठीक है। और जितनी देर तक वो चाहिए उतनी देर तक मान लो फिर 80 चाहिए थी, फिर 20 फालतू आ गई तो फिर 20। इस तरह करते करते एक्यूमुलेटर के पास काफी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी 20-20-20 करके। फिर मान लो मशीन को चाहिए 120 किसी टाइम पे, पंप भेज रहा केवल 100, तो 100 तो पंप से डायरेक्ट मिल जाएगी, 20 एक्यूमुलेटर दे देगा, तो फिर 120 हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसी तरह से मान लो लाइट चली गई, पावर नहीं है और मशीन को काम करना ही है, ठीक है, तो इसके पास काफी एनर्जी बची हुई है, तो उस एनर्जी से इसको हम चला सकते हैं। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर काम करता है। ये केवल आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको बिल्कुल सिंपली इसको एक्सप्लेन करनी है। एक तो ये आपने बता दिया क्या है, कैसे है, क्यों है और किसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर आ गया कंस्ट्रक्शन में, ये सिलेंडर हो गया, इसमें इनलेट फ्रॉम पंप है, आउटलेट टू मशीन है, ठीक है। उसके बीच में हमने एक्यूमुलेटर लगा दिया ये, ठीक है ना। पंप से हमने मशीन को डायरेक्ट भेजने की बजाय बीच में एक्यूमुलेटर भी हमने रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने एनर्जी स्टोर कितनी करनी है उस हिसाब से हमने लोड रख दिया, ठीक है। मान लो शुरू में रैम यहां पर थी, बिल्कुल नीचे थी, ठीक है, तो इसके अंदर अब कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। पंप जो है आगे सप्लाई दे रहा है, मान लो वहां पर सप्लाई की कम जरूरत है एनर्जी की, तो जो एनर्जी बची वो इसके अंदर आएगी। इसके अंदर आएगी तो वो प्रेशर इंटेंसिटी रैम को थोड़ा सा ऊपर उठा देगी,
ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर उठाया है तो इसका मतलब क्या है, एक लोड लिफ्ट किया उसने थोड़ी सी हाइट तक, तो लोड यानी फोर्स इनटू कुछ ऊपर तक गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क हुआ, तो वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की बढ़ जाएगी, ठीक है, जितनी हाइट तक वो ऊपर उठाए। उसके बाद फिर उसके अंदर एक्सेस एनर्जी थी, फिर उसके अंदर वो स्टोर कर दी। इस तरह करते करते रैम जो है कुछ हाइट तक चढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी कि लोड को उसने ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब लोड नीचे था तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम थी, और लोड ऊपर हाइट पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, mgh, ठीक है ना। W अगर लोड है तो mgh के बराबर है ना वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी लोड में स्टोर हो गई। अब जब जरूरत थी, कम पड़ गई आगे मशीन में एनर्जी, तो उसकी पूर्ति कौन करेगा, यहां से कम आ रही है तो ये लोड नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी एनर्जी फिर जो है मशीन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको फॉर्मली आप किस तरह लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग ए स्लाइडिंग रैम, ए हैवी वेट इज प्लेस्ड ऑन द रैम टू क्रिएट द प्रेशर इन द सिलेंडर चैम्बर, वन साइड ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द पंप एंड अदर साइड टू द मशीन। ये पंप से कनेक्टेड है, ये मशीन से कनेक्टेड है, ठीक है। द रैम इज एट द लोअर मोस्ट पोजिशन इन द बिगिनिंग, द पंप सप्लाइज द वाटर अंडर प्रेशर कंटिन्यूसली, इफ द वाटर अंडर प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द मशीन, वाटर की बजाय एनर्जी लिख लो आप, हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है, वो ऑयल भी हो सकता है या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी है वो। अगर हाइड्रोलिक अंडर प्रेशर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द मशीन, देन द एनर्जी एंड वाटर अंडर प्रेशर या प्रेशर एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फिक्स्ड सिलेंडर, इसके अंदर स्टोर होगी, जैसे मैंने बताया। दिस विल रेज द रैम्प ऑन विच ए हैवी वेट इज प्लेस्ड, अब ये उठेगी और हैवी वेट इस पे रखा हुआ है। द रैम इज एट व्हेन द रैम इज एट द अपर मोस्ट पोजीशन, जब रैम मैक्सिमम हाइट तक चली जाएगी सिलेंडर के हाइट के हिसाब से, द फिक्स्ड सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर एंड एक्यूमुलेटर हैज स्टोर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी। मान लो ये रैम यहां तक पहुंच गई तो उसके अंदर वो मैक्सिमम जो है एनर्जी स्टोर हो गई। When the machine requires large amount of energy, the hydraulic accumulator will supply this energy and RAM will move in the downward direction. जब ये एनर्जी सप्लाई करेगा तो धीरे धीरे नीचे आना भी शुरू हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये रैम ऊपर नीचे होती रहती है, जब मशीन को ज्यादा चाहिए तो ये नीचे आ जाएगी, जब मशीन को कम चाहिए जितनी सप्लाई तो ये ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है एक एक्यूमुलेटर, वो किस पे डिपेंड करेगा। मान लो एरिया है सिलेंडर का, रैम का क्रॉस सेक्शन ए, एल है लेंथ ऑफ स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ द रैम, यानी कि मैक्सिमम ये यहां से यहां तक जाते हैं, इसको हम इतना स्ट्रोक लेंथ है इसकी मैक्सिमम एल। पी इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड सप्लाइड बाय द पंप, मान लो पी जो है पंप ने जो सप्लाई किया लिक्विड उसकी प्रेशर इंटेंसिटी है। और डब्ल्यू क्या टोटल वेट ऑफ द रैम इंक्लूडिंग द वेट ऑन द लोड ऑन द रैम। अब डब्ल्यू क्या चीज है, सबका जितना भी वेट है सारा मिला लिया, उसका वेट, लोड प्लस रैम का वेट। अब रैम का वर्क कितना वर्क हुआ, ठीक है, तो जितना इसने मूवमेंट की मैक्सिमम मूवमेंट पे लेके चल रहे, मान लो W इंटू लिफ्ट ऑफ रैम, तो यानी कि इतना लोड और ये डिस्टेंस, लोड इंटू डिस्टेंस वर्क, ठीक है। तो रैम को उठाने में इतना वर्क हुआ, तो P इंटू ए इंटू एल। तो W किसके बराबर है एक्चुअल में, ये लोड अपॉन एरिया, ठीक है ना, सॉरी लोड हो गया टोटल, तो प्रेशर इंटेंसिटी ये किसके बराबर होगी, जितना लोड आ रहा है उसका एरिया से डिवाइड कर दें, तो W की जगह P इंटू ए लिख सकते हैं, PAL, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो वर्क डन किया रैम ने वो किसके बराबर है, जितनी एनर्जी स्टोर हुई एक्यूमुलेटर के अंदर, वो जितना भी वर्क हुआ कहाँ गया, एक्यूमुलेटर में ही तो स्टोर हुआ ना, तो एनर्जी की फॉर्म में हो गया, तो वही कैपेसिटी है एक्यूमुलेटर की, PAL। अब A इंटू एल क्या, एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर। तो किस पे डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर, जितना पंप ने प्रेशर इंटेंसिटी दी प्लस में जो वॉल्यूम है उसकी। तो हम एरिया कम रखेंगे तो कम, लेंथ ऑफ स्ट्रोक कम रखेंगे तो कम हो जाएगी, तो इसके हिसाब से हम उसकी कैपेसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर इंटेंसिटी जो जनरेट हुई है ये इस पे लोड पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। लिक्विड ने की तो जो है प्रेशर इंटेंसिटी है, इसके अलावा लोड पे भी वो
डिपेंड करती है। तो ये इसकी हो गई हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो आपको सिंपली ये बताना है इसमें क्या करता है, ये कैसे करता है और इस कहाँ यूज होता है, फिर इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। फिर आपको बता देना भाई इस तरह से ये रैम ऊपर उठेगी तो स्टोर हो गई, और ये जरूरत पड़ने पे नीचे आएगी तो वो एनर्जी दे देगी। अगर ये एक्सप्लेन करना चाहो तो ये कर सकते हो, अगर ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है तो। अगर 5-7 नंबर में आता है तो ये, 10 नंबर में आता है तो ये सारा आप एक्सप्लेन करना। ठीक है बच्चों, अब एक और मशीन कर लेते हैं, वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब ब्रेक है तो यानी कि ब्रेक तो आप सब जानते हैं क्या होते हैं, ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये भी पास्कल्स लॉ पे ही आधारित है, और लगभग सभी मीडियम ट्रांसपोर्ट व्हीकल से सभी में ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं वो कन्वर्ट करती हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उससे पहले जब हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं थी तो भी काम चल रहा था इलेक्ट्रिकल मशीन, मैकेनिकल मशीन्स। तो हाइड्रोलिक मशीन्स का एक बेनिफिट ये है कि जो फोर्स ट्रांसमिशन के लिए हम लिक्विड को यूज कर रहे हैं, और मैकेनिकल सिस्टम में हम लिंकेजेस यूज करते हैं। लिंकेजेस क्या है, वो मेटल, स्टील वगैरह के बने होते हैं, उनमें डिफॉर्मेशन हो सकती है, और रिलेटिव मोशन जहां होता है वहां पे फ्रिक्शन भी होता है, और वियर टीयर भी होती है। तो वहां पे जो उसकी एफिशिएंसी जो है मशीन की मैकेनिकल सिस्टम में वो कम होती जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लिक्विड यूज करें एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोर्स और एनर्जी, तो लिक्विड एक तो फ्रिक्शन लेस है, रिलेटिव मोशन से फ्रिक्शन नहीं होगा, और उसमें जो है डिफॉर्मेशन नहीं होगी इसका लिक्विड के अंदर कि वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता। तो वो काफ़ी यूजफुल होता है, इफेक्टिव होता है वो हाइड्रोलिक मशीन, अगर हम बात करें उसकी मीडियम लिक्विड की। इसलिए बहुत सारी जगह पर हम मैकेनिकल की बजाय हम हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी सीरीज में एक और है, ये मशीन है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, ज़्यादातर मोटरमोबाइल्स में यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या चीज़ है, इट इज ए सिस्टम, इट इज ए ब्रेकिंग सिस्टम इन विच ए फ्लूइड और हाइड्रोलिक ऑयल इज यूज्ड टू अप्लाई द ब्रेक ऑन द व्हील्स। ठीक है, तो इसके बारे में ये लिखना आपको। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक इज ए ब्रेकिंग सिस्टम इन विच लिक्विड और ऑयल और ब्रेक ऑयल इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, और टू अप्लाई द ब्रेक्स ऑन द व्हील्स। ये आप लाइन लिख लेना, इसमें नहीं है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि लिक्विड कनेक्शन होता है, कपलिंग होती है ब्रेक पैडल और इंडिविजुअल ब्रेक शूज और ड्रम्स से होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कार है, इसमें जो व्हील्स हैं इनमें ब्रेक्स जो हैं ब्रेक ड्रम होते हैं। तो उसके अंदर की जो सिस्टम है वो कैसा होता है, मान लो ये व्हील है, एक ये व्हील है, ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है। हम एक व्हील को इनलार्ज करके देखते हैं तो तो ये व्हील ब्रेक ड्रम है, ये व्हील के अंदर ये ब्रेक ड्रम है, और उस ब्रेक ड्रम के अंदर जो है ये ब्रेक शूज हैं। ये भी ब्रेक शू है, 2 ब्रेक शूज हैं। ब्रेक शूज के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, ये फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग जब ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आती है तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से इसको रोक देती है। एक्चुअल में ब्रेक ड्रम जो व्हील के साथ
रोटेट करता रहता है, ठीक है ना। तो जब उसको रोकना तो कोई ना कोई उसको फ्रिक्शन के साथ उसको करना पड़ता, तो ये ब्रेक शूज करते हैं। नॉर्मली ब्रेक शूज इस स्प्रिंग की वजह से दूर रहते हैं ब्रेक ड्रम से, और लेकिन जब ब्रेक लगती है तो एक पाइप है, ट्यूब है, जो कि हमारे जो पैडल उसके नीचे एक बड़ा सिलेंडर है लिक्विड का, मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, उसके थ्रू लिक्विड जो है वो यहाँ आता है प्रेशराइज, और ये छोटी छोटी पिस्टन लगी हुई हैं, तो ये बाहर की तरफ मूव करती हैं और ये ब्रेक्स को बाहर की तरफ धकेलती हैं, और यहाँ पे हिंज है ये, तो इसके अबाउट ये ब्रेक इधर जाएगी, ये वाली ब्रेक शू इधर जाएगा, तो ये जैसे घूमता हुआ ड्रम है तो उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसको रोक देगा ये, ठीक है। तो ये इसकी मेन वर्किंग होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसमें दिखाया है। तो इसमें क्या दिखाया है कि ये तो हो गया मास्टर सिलेंडर, और ये ब्रेक पैडल जो ड्राइवर अप्लाई करेगा ब्रेक, तो उसके साथ एक लीवर है, लीवर जो है वो मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करता है, उसके अंदर पिस्टन है। तो मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल होता है, और पाइप्स के थ्रू ये मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड होता है। सभी व्हील्स, जितने भी व्हील्स हैं उनके अंदर में ये स्लेव सिलेंडर लगे हुए हैं, ये व्हील सिलेंडर है, स्लेव सिलेंडर भी बोलते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी फिगर बना के दिखाया, तो वो स्लेव सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर बोलते हैं उसको। तो उनमें भी 2 पिस्टन लगी हुई है, तो पाइप उन दोनों पिस्टन्स के बीच में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो चारों व्हील्स के ये व्हील सिलेंडर है। अब फ्लूइड जो है इसके अंदर भरा हुआ है, पाइप के अंदर भी और मास्टर सिलेंडर के अंदर भी। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो है ब्रेक्स जो है, मैंने अभी बताया कि वो दूर रहते हैं व्हील ब्रेक ड्रम से, ठीक है। अब मान लो ब्रेक लगानी पड़ी तो ड्राइवर जो है फोर्स लगाएगा पैडल पे, वो फोर्स लीवर के थ्रू ट्रांसमिट होगा पिस्टन मास्टर सिलेंडर के अंदर, तो पिस्टन जो वो इधर मूव करेगी। अब इसके अंदर जो लिक्विड है, ऑयल है, वो प्रेशराइज होगा उस फोर्स से, तो जो प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, जो प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, वो जितना लिक्विड है सब में एक साथ उतनी इंक्रीज होगी, जैसे कि पास्कल्स लॉ में प्रूव किया हुआ है। तो सेम प्रेशर इंटेंसिटी विल बी अप्लाइड इन ऑल द व्हील सिलेंडर्स। जब यहां पर प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये सिलेंडर जो हैं, ये पिस्टन्स जो हैं, दोनों एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ठीक है ना। जब ये इधर उधर जाएंगी तो ब्रेक शूज को एक्सपेंड कर देंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है ना। तो मान लो ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ब्रेक शू यहां लगे हुए हैं, तो पिस्टन पे यहां फोर्स लगा तो ये ब्रेक शूज को ये इधर कर दे, ये इधर कर देगा, तो वो व्हील्स के साथ जो ब्रेक ड्रम उसके साथ टकरा, वो फ्रिक्शन के साथ उससे रोक देगा, ठीक है। तो ये पास्कल्स लॉ इसमें अप्लाई, तो थोड़ा सा फोर्स यहां अप्लाई करते हैं, सेम प्रेशर इंटेंसिटी विल बी इंक्रीज्ड इन ऑल द व्हील्स। तो इसके साथ एक साथ सभी व्हील्स में ब्रेक्स लग जाते हैं। जब पैडल को छोड़ दिया तो यहां पर एक स्प्रिंग भी लगा होता है, उस पिस्टन को वो वापस पुश कर देता है स्प्रिंग। जब ये पिस्टन वापस जाएगी तो जितनी प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज हुई थी वो उतनी ही वापस कम हो जाएगी, ऑयल भी जितना एक्सेस बाहर गया था वो वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका फायदा क्या कि मैकेनिकल ब्रेक्स अगर हम यूज करें, जैसे आपने साइकिल में या देखा होगा ब्रेक वो दिखते हैं उसके अंदर, जब हम लीवर को दबाते हैं तो वह तार या एक होती है, एक रॉड होती है, उसको हम खींचते हैं। अब उसकी इफेक्टिवनेस जो है बार बार कम हो जाती है, क्योंकि या तो तार वो जो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, पुरानी हो गई है, उसकी लेंथ बढ़ गई है, या उसका जो लीवर है वो बैंड हो गया है, या जो रोड लगाई है उसमें बैंड आ गया है, तो उसमें बहुत इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है। अगर स्पीड कम है तो मैकेनिकल ब्रेक्स चल जाते हैं, लेकिन कार वगैरह जिसमें हाई स्पीड पे काम होता है तो वहां पर वो ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर वेरिएशन हो गया उसकी इफेक्टिवनेस में तो वो ब्रेक्स सही काम नहीं करेंगे। आप सोच के लगाओगे कि ब्रेक लग जाएंगे, लेकिन वो ब्रेक पूरी तरह नहीं लगेंगे, तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक में कि इक्वल फोर्स लगता है सभी व्हील्स में एक साथ। हमें चाहिए भी यही। अगर अलग अलग व्हील में अलग अलग फोर्स लगेगा, ब्रेकिंग फोर्स, तो वो कार घूम जाएगी या स्किड कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक व्हील घूमता रह जाए और एक रुक जाए तो काम खराब हो जाएगा। तो पास्कल्स लॉ के जो हिसाब से ये एक साथ सभी जगह एक सेम फोर्स लगता है तो एक साथ ही सारे व्हील्स रुक जाते हैं। तो ये भी बहुत फायदा है। और बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ड्राइवर को भी कम फोर्स लगाना पड़ता है। अगर यही मैकेनिकल ब्रेक हो तो इतने ज्यादा लिंकेजेस होंगे उनके बीच में, रिलेटिव मोशन
और फ्रिक्शन, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक ड्राइवर को। लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक्स में बिल्कुल हल्का सा ब्रेक प्रेस करना पड़ता है और थोड़ी सी प्रेशर इंटेंसिटी इंक्रीज होते ही वो सभी जगह सेम अप्लाई हो जाती है। तो ये इसकी वर्किंग है। तो इसके फायदे भी ये हैं। तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये 4 मशीन्स हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। कौन कौन सी मशीन्स हो गई? पावर प्रेस, हाइड्रोलिक जैक। तो बच्चों ये कुछ हाइड्रोलिक मशीन्स हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने सारे डायग्राम बनाने हैं और देखना है।